किसी भी गेम में जब हम बॉल को फेंकते हैं, बॉल कितनी तेजी से गई ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन बॉल किस डायरेक्शन में गई क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है? मैथ्स में हम नंबर्स को ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड करना तो बचपन में ही सीख लेते हैं, लेकिन क्वांटिटीज अगर ऐसी हो जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो तो उनके ऑपरेशंस को कैसे डील करें? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी लर्न इन वेक्टर अलजेब्रा। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज भी लेकर आई हूं क्लास 12 मैथमेटिक्स वेक्टर अलजेब्रा का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में और इस एक वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। सो तैयार हैं सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्यारे बच्चों, फिजिक्स में हमने स्केलर और वेक्टर दोनों क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा हुआ है। एक में डायरेक्शन नहीं होती है और दूसरे में डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? एक एग्जांपल लेते हैं। कैरम खेला होगा, पक्का खेला होगा, राइट? तो कैरम के इस गेम में आपने देखा होगा कि आपका गोल क्या होता है कि स्ट्राइकर से आप एक गोटी को मारो, गोटी बोले तो कैरम कॉइन, और आपका टारगेट हमेशा क्या होता है कि उस गोटी को आप उस पाउच में डाल दो। नाउ जब आप ऐसा करते हो उस समय ये तो बिल्कुल ज़रूरी होता है कि भाई आप कितनी तेज़ी से मार रहे हो, बट साथ ही साथ ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप उस गोटी को किस डायरेक्शन में मार रहे हो ताकि वो बिल्कुल अपने निशाने पे जाकर पहुंचे, राइट? सो दैट शोज डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। और जहां पे हम डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस देने लगते हैं वहीं पे हम बात करने लगते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की। तो बच्चों, यही से शुरू होती है वेक्टर क्वांटिटीज यानी कि वेक्टर अलजेब्रा की कहानी मेरी जुबानी। सबसे पहले ऐसे क्वांटिटीज जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं उन्हें हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं। कुछ ऐसा दिखता है हमारा वेक्टर एक तीर की तरह जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं। तो अब देख लेते हैं वेक्टर्स के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को। तो जिस पॉइंट से वेक्टर की शुरुआत होती है उसे हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट ऑफ द वेक्टर। यहाँ पर इनिशियल पॉइंट है ए। जिस पॉइंट पर वेक्टर एंड होता है उसे हम कहते हैं टर्मिनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर, और यहाँ पर बी है टर्मिनल पॉइंट। इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर या फिर लेंथ ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड को हम डिनोट करते हैं ए बी के मॉड्यूलस से। जो एरो है वो डिनोट करता है वेक्टर का डायरेक्शन। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं अबाउट पोजीशन वेक्टर। ठीक है, लेट अस सपोज कोई भी एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y z। ठीक है, बात तो समझ रहे हो? मतलब स्पेस में एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स, मतलब जो 3 पॉइंट्स हैं कि भाई ये x एक्सिस के टर्म्स में कितने डिस्टेंस पे है, y एक्सिस के टर्म्स पे कितने डिस्टेंस पे है और z एक्सिस के टर्म्स में कितने डिस्टेंस पे है, कहाँ से, ओरिजिन से, वो बताता है हमें इसके कोऑर्डिनेट्स x y z। ठीक है, अब अगर इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो क्या होगा? पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो इस पॉइंट P के पोजीशन को बताएगा विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन, राइट? तो यानी कि पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? OP। सिंपल। अब इस OP पोजीशन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या है? O ऑब्वियसली। टर्मिनल पॉइंट क्या है? P ऑब्वियसली। और इस OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? OP का मॉड्यूलस, राइट? और इस OP के मॉड्यूलस को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? √x² + y² + z², जहां पर x y z जो है ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हम ये जो मैंने पोजीशन वेक्टर का एक्सप्रेशन बताया इसके डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे क्योंकि डेरिवेशन एनीवेज इफ यू सी इन योर टेक्स्ट बुक इट इज सिंपल मैथमेटिक्स। अभी हम फोकस करेंगे किस पे? कॉन्सेप्ट पे और कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन पे। तो बच्चा पार्टी, अब हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस। हम नोटिस करते हैं कि ये जो हमारा प्यारा सा पोजीशन वेक्टर OP है ये x एक्सिस के साथ एंगल बनाता है अल्फा, y एक्सिस के साथ एंगल बनाता है बीटा और z एक्सिस के साथ एंगल बनाता है गामा। तो ये जो एंगल्स हैं अल्फा, बीटा, गामा, इन्हें हम कहते हैं डायरेक्शन एंगल्स। ठीक है, और इन्हीं एंगल्स के जो कोसाइन वैल्यूज हैं यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इन्हें हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। अब बच्चों, अगर आप ध्यान से यहाँ पर सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे फोकस करो और अपनी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री याद करो जो कहती थी कि कॉस थीटा क्या होता है? B/H यानी कि बेस बाई हाइपोटेन्यूज।
ठीक है। तो अभी फिलहाल कॉस अल्फा वाले ट्राइंगल पे फोकस करो, तो कॉस अल्फा क्या आएगा, x/r, है ना। ठीक उसी तरह कॉस बीटा हो जाएगा y/r, और उसी तरह कॉस गामा हो जाएगा z/r। ठीक है। अब अगर हम कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा को कैलकुलेट करें तो हमें क्या मिलता है, x² प्लस y² प्लस z² डिवाइडेड बाई r²। अब प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ कि x² प्लस y² प्लस z² क्या होता है। अभी अभी मैंने पोजीशन वेक्टर के बारे में बताया था कि पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, √x² प्लस y² प्लस z²। तो उस कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x² प्लस y² प्लस z² को हम लिख सकते हैं r²। r² बाई r² इज 1। तो इसका मतलब हमें क्या मिला, हमें मिला कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है। अधिकतर समय पे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ना लिखने के बजाय हम यूज़ करते हैं स्मॉल लेटर्स के L, M और N टू डिनोट द डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस है उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू 1। तो बच्चों अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में, जैसे कि जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, फ्री वेक्टर्स। तो देख रहे हो ना कितनी वैरायटी है वेक्टर्स में। तो चलो इन सारे वैरायटी ऑफ वेक्टर्स को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं जीरो वेक्टर से। जीरो वेक्टर, जीरो मतलब जीरो, राइट, मतलब जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है ये दोनों एक ही साथ कोइंसाइड कर जा रहे हैं, मतलब जो पॉइंट इनिशियल है वही पॉइंट फाइनल है। लो कर लो बात। तो यानी कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि भाई इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम ही है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो इसे कई बार हम डिनोट कैसे करते हैं, 0 विथ द वेक्टर सिंबल ऑन टॉप। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और बता देती हूँ मैं, जब भी आप वेक्टर्स से डील करोगे ना तो नेवर फॉरगेट टू पुट द एरो साइन ऑन टॉप ऑफ द वेक्टर। जैसे अगर एक AB वेक्टर है उसके ऊपर एरो जरूर डालना, क्योंकि वो एरो ही बताता है कि हम वेक्टर्स के बारे में बातें कर रहे हैं। चलो अभी फिलहाल जीरो वेक्टर की बात करते हैं। तो जीरो वेक्टर का एक और नाम है जो कि है नल वेक्टर। जीरो वेक्टर की अगर डायरेक्शन की बात करें तो इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होता ही नहीं है, क्योंकि यार इसकी मैग्नीट्यूड ही जीरो है, ये पता नहीं दाएं जा रहा है, बाएं जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कुछ पता नहीं, तो इसकी डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होती है। नेक्स्ट इन लाइन इज यूनिट वेक्टर। नाम से पता चल रहा है एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो या फिर यूनिटी हो, उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। मान लो हमारे पास एक गिवन वेक्टर A है, ठीक है, A के ऊपर एरो साइन देख के पता चल रहा है कि ये एक वेक्टर A है। अगर A के यूनिट वेक्टर की हम बात करें तो हम उसे कैसे डिनोट करते हैं, A के ऊपर लगा देते हैं एक छोटू सा कैप। ठीक है, तो ये जो यूनिट वेक्टर ऑफ A है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 यूनिट, यूनिटी, राइट, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A। अगला है को इनिशियल वेक्टर्स। नाम पे ध्यान दो, को इनिशियल, को मतलब जो चीज़ कॉमन है, क्या कॉमन है, इनिशियल पॉइंट, मतलब ऐसे वेक्टर्स 2, 3, 4, 5 कितने भी वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है उन्हें हम कहते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। जैसे यहाँ पर देखो ABCD ये 4 वेक्टर्स हैं और इन सारे वेक्टर्स का जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है, भले ही इनके टर्मिनल पॉइंट्स अलग अलग हैं। अब बात करेंगे हम कोलिनियर वेक्टर्स की। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, मतलब दोनों ही वेक्टर्स सेम लाइन के पैरेलल होंगे। ठीक है, मतलब इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का फर्क नहीं पड़ता, दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ता है, एक ही चीज का फर्क पड़ता है और वो ये है कि दोनों पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, हो सकता है एक वेक्टर छोटू सा है, एक बहुत बड़ा है, यानी कि इनके मैग्नीट्यूड्स अलग अलग है, डजंट मैटर, अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं। ठीक है, उसी तरह अगर एक वेक्टर जा रहा है इस तरफ, दूसरा जा रहा है इस तरफ, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन है, डजंट मैटर, लेकिन अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं। अगला नंबर है इक्वल वेक्टर्स का। इक्वल मतलब बराबर। अब भाई नाम ही इक्वल है, इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए और इनका डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम तरफ होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पर ये इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इन वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट कहाँ पर है। हो सकता है एक वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट A है, दूसरा वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट B है। ठीक है, लेकिन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये हो जाएंगे इक्वल वेक्टर्स। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, अगर हमारे पास कोई भी एक गिवन वेक्टर है तो उसका नेगेटिव क्या होगा, जो उसके अगेंस्ट जाएगा, जो उसका दुश्मन होगा, कि भाई तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं ही जाऊंगा,
राइट तो उसे ही हम कहेंगे नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड गिवन वेक्टर के बराबर होता है, लेकिन उसका डायरेक्शन ऑपोजिट टू द गिवन वेक्टर होता है। तो चलो बच्चों एक एग्जाम्पल देख के कॉन्सेप्ट को करेंगे और क्लियर। ठीक है, यहाँ पर एक ग्राफ दिख ही रहा है आप सभी को। पूछा गया है कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर्स 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। सुन के लग रहा है कि पता नहीं कौन से डायरेक्शन की बात हो रही है। इतना तो पता चल जा रहा है कि ये 40 किलोमीटर किसकी बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ ये किसकी बात कर रहा है, डायरेक्शन की बात कर रहा है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब जब सबसे पहले क्या करेंगे, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इन चीज़ों में दिमाग ही नहीं लगाएंगे। सबसे पहले सिंपल सा काम करेंगे कि हम लिख लेंगे कि कौन सा वाला डायरेक्शन है। जैसे कि ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये है अपना वेस्ट। ठीक है, आधी बात तो यहीं पे आसान हो गई। अब बोला गया है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ के, नॉर्थ इधर है, नॉर्थ के ईस्ट के तरफ, यानी कि इस तरफ कितना डिग्री, 30 डिग्री। मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना डिग्री, 30 डिग्री। सो दिस इज 30 डिग्री। ये हो गया 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की तरफ नहीं है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री है। ठीक है, ओके, ये तो डायरेक्शन की बात हो गई। अब मैग्नीट्यूड कितना है, 40 किलोमीटर। मैग्नीट्यूड बोले तो वेक्टर का लेंथ, यानी कि ये जो लाइन है ये मैं कहाँ तक खींचती चली जाऊँ, 40 किलोमीटर्स तक। ठीक है, तो मतलब ये जो मेरा पॉइंट P है, ये पॉइंट P ऐसा होना चाहिए सच दैट OP का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू 40 किलोमीटर एंड OP इज मेकिंग एंगल 30 डिग्री विथ नॉर्थ टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो ये जो मेरा वेक्टर है, ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि OP जो है दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। तो चलो बच्चों देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। यहाँ पर एक ग्राफ दिख ही रहा होगा, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर्स 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसको पढ़ के दो बातें तो समझ में आ रही है कि भाई ये जो 40 किलोमीटर है ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। ये जो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ है ये किसकी बात कर रहा है, डायरेक्शन की बात कर रहा है, बिल्कुल सही। ठीक है, अब पढ़ के ऐसा लग रहा है ईस्ट ऑफ नॉर्थ 30 डिग्री, पता नहीं कौन से डायरेक्शन में होगा ये वेक्टर। घबराने की कोई बात नहीं, सबसे पहले हम अपने सिंपल वाले डायरेक्शंस लिख लेंगे। जैसे कि दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब डायरेक्शन की पहले बात करते हैं। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की तरफ नहीं है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ है। ये तो नॉर्थ हो गया, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ मतलब इस तरफ, राइट, कुछ इस तरफ होगा ये डायरेक्शन और ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। क्योंकि क्वेश्चन बोल ही वही रहा है कि नॉर्थ की तरफ तो नहीं है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के ईस्ट की तरफ है। ठीक है, तो भाई डायरेक्शन इज सॉर्टेड। अब बात करेंगे मैग्नीट्यूड की। तो आप बोलोगे कि मैम मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है 40 किलोमीटर्स, यानी कि ये वाली जो लाइन है इस लाइन को हम तब तक खींचते चले जाएंगे जब तक ये 40 किलोमीटर की ना हो जाए। बट मेरे प्यारे बच्चों 40 किलोमीटर तो बहुत होता है भाई, राइट, 40 किलोमीटर इज़ ह्यूज, वो तो इस पेपर के दायरे में आएगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्केल का। तो बेसिकली हम ऐसा एज्यूम कर लेंगे, लेट अस एज्यूम कि लेट्स से हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि भाई हम मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर इज़ 1 किलोमीटर। आई एम नॉट सेइंग 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि चूँकि भाई पेपर में तो हम 4 किलोमीटर 40 किलोमीटर ये सब दिखा नहीं सकते, तो हमने मान लिया कि इस पेपर में चलो मान लेते हैं कि जो 10 सेंटीमीटर का ये जो छोटू सा बॉक्स है ना, ये 10 सेंटीमीटर इज़ रिप्रेजेंटिंग 1 किलोमीटर। ठीक है, अगर ऐसा एज्यूम करते हैं तो 4 किलोमीटर को कितने बॉक्सेस रिप्रेजेंट करेंगे, 4, यानी कि बेसिकली 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे रख के यू कैन जस्ट सी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जहाँ पे आपका वो 4 सेंटीमीटर हो जाता है वहाँ तक आप, नॉट 4 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर हो जाता है, वहाँ तक आप लाइन खींच लो एंड लेट से दिस पॉइंट इज P। तो आप कहोगे कि भाई OP जो ये वेक्टर आप देख रहे हो ना इस ग्राफ के ऊपर, ये OP वेक्टर ही इस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफिकली।
तो बच्चों अब हम सीखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, कि हम दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, चलो देखो बहुत ही मजेदार तरीके से, लॉजिकल तरीके से सीखेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि अभी वेक्टर्स के बारे में भूल जाओ, जस्ट मेरी बात सुनो। ठीक है, लेट अस सपोज कि फिलहाल मैं खड़ी हूँ पॉइंट ए पर, ये पॉइंट ए है, मैं फिलहाल यहाँ पे खड़ी हूँ। अब लेट्स से मैं चलते 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 पहुँच गई यहाँ पे विच इज पॉइंट बी। ठीक है, अब क्या हुआ, मैं ऐसे सीधे ना जाके ना यूं जाने लग गई, मेरे में सुपर पावर आ गया, तो मैं यूं जाते जाते चली गई यहाँ पर पॉइंट सी पे। ठीक है, अब अगर मैं ये पूछूं कि मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फिजिक्स में हमने सबसे शुरुआत में ये पढ़ा है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, याद ही होगा। तो बेसिकली मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, ए से बी फिर बी से सी, लेकिन मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जितना टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, तो यानी कि ए से लेकर के सी तक का ये वाला जो हम देख रहे हैं वेक्टर, बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, क्योंकि पॉइंट ए हमारा इनिशियल पॉइंट है और पॉइंट सी हमारा फाइनल पॉइंट है, राइट। बी से होते हुए फाइनली पहुंचे तो पॉइंट सी पर ही थे, तो मतलब ए सी जो है ये मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, बोलने का मतलब ये हुआ कि ए बी, ए से पहले मैं बी गई यानी कि ए बी वेक्टर, उसके बाद बी से गई मैं सी तक, दैट इज बी सी वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, मैं बेसिकली कहाँ से कहाँ तक गई, मैं बेसिकली गई ए से सी तक, और एक्चुअली मैंने किया क्या, अब मेरी कहानी भूल जाओ और सिर्फ इस एक्सप्रेशन को देखो, हमने किया क्या, हमने दो वेक्टर्स को ऐड किया। और मेरे बच्चों ये जो लॉ है इसी को हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अभी देखना कितना ज़बरदस्त काम आने वाला है ये ट्रायंगल लॉ। यहाँ से मतलब समझ लो वेक्टर के ऑपरेशंस की कहानी बस शुरू ही हो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि अगर कभी भी हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और उनको जोड़ना है तो हम उन्हें क्या बनाने की कोशिश करेंगे, उसे एक ट्रायंगल के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। और जहाँ आप इसे ट्रायंगल के फॉर्म में ला पाओगे तो आपका ये जो ट्रायंगल लॉ है जो कहता है ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये ट्रू हो जाएगा। तो चलो अब एडिशन को देखते हैं वेक्टर्स को लेते हुए। ठीक है, मान लो कि हमारे पास दो वेक्टर्स है ए और बी, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। इन दोनों को ऐड करना है, मैम कैसे करें, आपने तो ट्रायंगल लॉ बता दिया, लेकिन भाई यहाँ पे तो कोई ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है, तो हम क्या करें, ट्रायंगल हमें बनाना होगा। कैसे, चलो देखते हैं। ए वेक्टर जो है ये जैसा है एज इट इज, इसको वैसे ही रहने दो। तो ये ए वेक्टर हमारा ऐसा था, तो हमने देखो बिल्कुल एज इट इज जैसा था वैसा का वैसा ही लिख दिया। ठीक है, अब देखो बी वेक्टर कहाँ पे है, बी वेक्टर को एज इट इज उठाएंगे, लेकिन क्या करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो ए वेक्टर का ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। ठीक है, बी वेक्टर चाहे कहीं भी हो, इसको उठा के हम ए वेक्टर के साथ में टच कराते हुए पुट करेंगे, मेकिंग श्योर कि बी वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है वो ए वेक्टर के फाइनल पॉइंट के साथ कोइंसाइड करे। ठीक है, तो ए वेक्टर का फाइनल पॉइंट ये हो गया, यहीं पे हम बी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट लेके आएंगे, लेकिन इसको बिल्कुल एज इट इज उठाएंगे, ऐसे ही जैसा है, बिल्कुल जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा उठा के बस यहाँ पे डाल देंगे। मतलब इसकी लेंथ जितनी है, इसकी ओरिएंटेशन जितनी है, एग्जैक्टली एज इट इज़ इसको उठा के बस इसके साथ टच करा के डाल देंगे यहाँ पे। तो ये है मेरा बी वेक्टर। ठीक है, अब बताओ, अब लग रहा है कि यहाँ से हम ट्रायंगल लॉ डाल सकेंगे, बिल्कुल डाल सकेंगे। वही वाला लॉजिक लगाओ, पॉइंट ए से पॉइंट बी से पॉइंट सी, तो बेसिकली कहाँ से कहाँ गए, बेसिकली पॉइंट ए से गए पॉइंट सी, यानी कि ये वाला जो वेक्टर होगा दैट विल बी ए प्लस बी। तो ग्राफिकली हमने जोड़ दिया दो वेक्टर्स को। ठीक है, पहले ग्राफिकली समझो, तभी जो इसका लॉजिक है ना वेक्टर एडिशन का वो समझ में आएगा। ठीक है, अब ठीक इसी लॉजिक से आप दोनों का डिफरेंस भी निकाल सकते हो। देखो कैसे, डिफरेंस निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, ए वेक्टर जैसा था वैसा ही बना देंगे, ए वेक्टर के साथ नो छेड़छाड़। बी वेक्टर का क्या करेंगे,
बताओ। अब देखो यहाँ पर हम निकाल रहे थे सम ऑफ द वेक्टर, यानी कि a प्लस बी कर रहे थे। अब अगर मुझे दोनों का डिफरेंस निकालना है, दैट एक्चुअली मीन्स a प्लस माइनस बी। a माइनस बी का मतलब तो यही हुआ, वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b, करेक्ट। अच्छा, माइनस वेक्टर b का मतलब क्या हुआ? तो अब देखो क्या करेंगे हम, b का जो मैग्नीट्यूड है वही रखेंगे, माइनस b मतलब सिर्फ इसकी डायरेक्शन उल्टी हो गई, रिवर्स हो गई। तो b जो यूं ऊपर की तरफ था ये ऐसे उल्टा होके नीचे की तरफ आ जाएगा, समवट लाइक दिस। अगेन इसका जो जैसा था बिल्कुल एज इट इज, सिर्फ उलट जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे था, यूं समझ लो कि इसका ये वाला पॉइंट तो हम यहीं रखेंगे, इसको खाली घुमा के नीचे ले आएंगे तो ये उलट जाएगा। ठीक है, अब वही लॉजिक, ए से तुम बी गए, बी से तुम सी गए, तो बेसिकली तुम कहाँ से कहाँ गए, तुम गए ए से सी, तो यानी कि ये हो जाएगा ए प्लस, सो दिस इज बेसिकली माइनस बी, तो ए प्लस माइनस बी। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि हम कैसे वेक्टर्स को जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है वो ये है कि जब भी आप वेक्टर्स को ऐड करते हो, मेक श्योर कि ये दोनों वेक्टर को आप कोइंसाइड कराओ, सच दैट द इनिशियल पॉइंट ऑफ वन कोइंसाइड्स विद द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द अदर। तो बच्चों वेक्टर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली। अब हम देखने वाले हैं ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर्स। ऑपरेशंस सर्जरी वाले नहीं, ऑब्वियसली नहीं, मैथ्स पढ़ रहे हैं यार, तो मैथ्स में ऑपरेशंस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह। तो देखना ये है कि वेक्टर्स को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट एक्सेट्रा कैसे करते हैं। तो यहीं पर मैं इंट्रोड्यूस करूंगी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर सिंपल। ठीक है, हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज हमारे पास दो गिवन वेक्टर्स हैं। ठीक है, हम उन दो गिवन वेक्टर्स को एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स की तरह अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स तो समझते हो, मतलब पैरेललोग्राम के दो ऐसे साइड्स जो अगल बगल हैं और जिनका एक कॉमन वर्टेक्स है। ओके, ठीक है, कर लिया हमने ऐसा। ओके, तो ये पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि अगर A और B एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स हैं, तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, वो होगा A प्लस बी। तो यानी कि इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज द सम ऑफ द वेक्टर्स, उसका जो डायरेक्शन होगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स। क्योंकि दो वेक्टर्स को आप ऐड करोगे तो आपको एक वेक्टर ही तो मिलेगा, यानी कि दो वेक्टर्स का जो सम है उस सम का एक मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगा। ठीक है, और ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कौन सा वेक्टर बता रहा है हमें यहाँ पर, पैरेललोग्राम का डायगोनल। ठीक है, अब अगर इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है भाई, हमें पता है कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं, करेक्ट। तो इसीलिए अगर हम सिर्फ एक ट्रायंगल पे फोकस करें, क्योंकि इस पैरेललोग्राम को ये डायगोनल दो ट्रायंगल्स में तो बांट ही रहा है, तो अगर इसमें से एक ट्रायंगल पे फोकस करें तो ट्रायंगल से भी हमें दिख रहा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, है कि नहीं। मतलब इट इज़ लाइक वो अभी थोड़ी देर पहले समझाया था ना कि भैया पॉइंट ए से गए पॉइंट बी तक, फिर बी से गए सी तक, तो बेसिकली ए से बी प्लस बी से सी क्या हो जाएगा, ए से सी, करेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ये इक्विवेलेंट है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो चलो बच्चों देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। जिस तरह से हमारे नंबर्स के केस में प्रॉपर्टीज होते थे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वगैरह, उसी तरह वेक्टर्स के लिए भी कई सारे प्रॉपर्टीज ट्रू होते हैं। जैसे कि सबसे पहला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो कहता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ध्यान देना कि यहाँ पर a b वेक्टर्स हैं, राइट। अगला प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो कहता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अगला है एडिटिव प्रॉपर्टी जो कहता है कि किसी भी गिवन वेक्टर के साथ अगर आप जीरो वेक्टर ऐड करोगे तो आपको वापस वही वेक्टर मिल जाएगा, यानी कि a प्लस जीरो वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर। मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर, अगर हम एक गिवन वेक्टर a को एक स्केलर लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगी उसकी मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम्स हो जाएगी और उसका डायरेक्शन विल रिमेन सेम एज द गिवन वेक्टर ए। अगर बात करें एडिटिव इनवर्स की, यानी कि किसी गिवन वेक्टर को अगर उसी के नेगेटिव के साथ हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, जीरो ऑफ कोर्स, यानी कि a प्लस माइनस ऑफ a इज इक्वल टू जीरो।
बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर हम निकालते कैसे हैं? अगर हमारे पास एक गिवन वेक्टर ए है तो उसका यूनिट वेक्टर ए कैप विल बी इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर ए निकालते हैं। अगर बात करें हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस की, तो एक्स वाई जेड के अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं दे आर रिप्रेजेंटेड एज आई जे के वेक्टर्स। और देखो आई जे के इन सब के ऊपर लगा हुआ है वो कैप जो बता रहा है कि ये सारे यूनिट वेक्टर्स हैं, विच मीन्स मॉड्यूलस ऑफ आई इज इक्वल टू 1, मॉड ऑफ जे इज 1, मॉड ऑफ के इज 1, विच मीन्स कि आई जे के का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज यूनिट। अब बात करेंगे हम अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, जो कि एक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसी के बेसिस पर हम वेक्टर अलजेब्रा की काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो लेट अस सपोज हमारे पास एक पॉइंट P है। ठीक है, तो इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया है, राइट। पोजीशन वेक्टर हम हमेशा किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो लेट्स से OP इसका पोजीशन वेक्टर है, जिसे हम इन जनरल डिनोट करते हैं R से। ठीक है, R ऊपर एरो, ऑब्वियसली क्योंकि पोजीशन वेक्टर भी एक वेक्टर है। तो इस पोजीशन वेक्टर को हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, राइट। मतलब कि आई जे के क्या है? ये यूनिट वेक्टर्स है अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, है ना। तो इस तरह के फॉर्म में जब हम एक वेक्टर को लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं कंपोनेंट फॉर्म ऑफ अ वेक्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट थोड़ा और डीप में अगर जाते हैं तो यहाँ पर एक्स वाई और जेड जो है ये स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर है, क्योंकि एक्स वाई जेड अकेले सिर्फ क्या बता रहा है? इसके मैग्नीट्यूड के बारे में आइडिया दे रहा है। याद है मैंने बताया था कि पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि एक्स वाई जेड क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड सिर्फ मैग्नीट्यूड बोले तो स्केलर, तो इसीलिए एक्स वाई जेड जो है ये स्केलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ आर है। लेकिन एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप ये क्या है? ये वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ आर है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर पिक्चर में आ जाते हैं तो इनका क्या आ जाता है? डायरेक्शन आ जाता है, एब्सोल्युटली। तो इसीलिए इन्हें हम कहते हैं वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ आर। तो कुल मिला के बच्चों, अगर हमारे पास कोई भी एक गिवन वेक्टर है R विच इज रिप्रेजेंटेड इन इट्स कंपोनेंट फॉर्म दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इस R का जो मैग्नीट्यूड होगा या फिर जो लेंथ ऑफ द वेक्टर R होगा दैट इज गिवन बाय मॉड ऑफ R, दैट इज मॉड ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप विच इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए दिमाग में कोई कंफ्यूजन मत रखो और इसको दिमाग में एकदम सेट कर लो। ठीक है, क्योंकि ये आगे के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आने वाले हैं। तो चलो पेन पेपर लेके, तो आई होप आप तैयार ही हो, कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे। चलो देखते हैं एक एग्जाम्पल में पूछा जा रहा है फाइंड द लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पर एक वेक्टर दिया हुआ है, इसका हमें लेंथ या मैग्नीट्यूड निकालना है। तो बेसिकली लेंथ ऑफ द वेक्टर होता क्या है? जो उसका मैग्नीट्यूड होता है। और मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं बताओ? इन जनरल हमने क्या सीखा है कि कोई भी वेक्टर कुछ इस फॉर्म का होता है। लेट्स से हम एक आर वेक्टर की बात कर रहे हैं तो उसे हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इसका अगर हमें लेंथ या मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसे हम मॉड्यूलस से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे हम कैसे निकालते हैं? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो बस सारा सॉल्यूशन तो मैंने यहीं पे बता दिया, अब तो दोनों क्वेश्चन खुद ही कर लोगे, लेकिन चलो फिर भी मैं कर देती हूँ। सबसे पहले देखेंगे पहला वेक्टर ए। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप सबकी वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 1 है, जेड की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, तो फिर हम मॉड्यूलस ऑफ ए यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या लिख सकते हैं? रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि रूट ओवर 3। डन। दूसरा देखते हैं, दूसरा दिया हुआ है वेक्टर बी। वेक्टर बी है 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 3 के कैप। माइनस साइन दे के घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। एक्स आई कैप यानी कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू है 2, वाई जे कैप यानी कि वाई की वैल्यू क्या है? -7, जेड के कैप यानी कि जेड की वैल्यू कितनी है? -3। ठीक है, तो चलो फटाफट से डाल दो फॉर्मूले में। तो ये हो जाएगा,
तो मॉड्यूलस ऑफ बी हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि -7 का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी कि -3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट ओवर 4 प्लस 49 प्लस 9। तो ये हो जाएगा रूट ओवर 62। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं द लेंथ ऑफ वेक्टर्स। तो बच्चों अब देखेंगे हम वेक्टर ऑपरेशंस। ठीक है, मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स है ए और बी। ए को हम लिखेंगे इसके कंपोनेंट फॉर्म में, दैट इज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। उसी तरह बी को भी लिखेंगे कंपोनेंट फॉर्म में, दैट इज b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ठीक है, तो अब अगर हम सम ऑफ द वेक्टर्स की बात करें, दैट इज a प्लस बी, ये क्या हो जाएगा? जितने भी आई कैप वाले कंपोनेंट है उनको साथ में ऐड कर दो, राइट? दैट इज a1 प्लस b1 आई कैप प्लस a2 प्लस b2 j कैप प्लस a3 प्लस b3 k कैप। ठीक उसी तरीके से अगर हमें a माइनस बी यानी कि डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स निकालना हो तो क्या हो जाएगा? वेरी वेरी सिंपल, a1 माइनस b1 आई कैप प्लस a2 माइनस b2 j कैप प्लस a3 माइनस b3 k कैप। अब अगर हम बात करें कि भाई दो वेक्टर्स a और b, ये जो गिवन दो वेक्टर्स हैं ये दोनों इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे? याद करो क्या बोला था मैंने, जब इनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे, डायरेक्शन भी सेम होंगे। तो मैग्नीट्यूड सेम होने के लिए क्या होना पड़ेगा? a1 शुड बी इक्वल टू b1, a2 शुड बी इक्वल टू b2, a3 शुड बी इक्वल टू b3। अगर हम इन पूरे वेक्टर को एक स्केलर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दें तब क्या होगा? जैसे मान लो पूरा जो वेक्टर ए है इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा? हर एक कंपोनेंट जो है वो भी लैम्डा टाइम्स हो जाएगा, दैट इज लैम्डा a1 आई कैप प्लस लैम्डा a2 j कैप प्लस लैम्डा a3 k कैप। तो बच्चों वेक्टर ऑपरेशंस के केस में हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी लागू करा सकते हैं। याद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो कहता था कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, याद है? नंबर्स के केस में तो याद ही होगा। तो देखो यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लागू होगा। जैसे मान लो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं a और b और हमारे पास एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर k a प्लस m a है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर a कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं k प्लस m इंटू वेक्टर ए। अगर हमारे पास कोई सिचुएशन है k इंटू एम ए तो इसे हम लिख सकते हैं के एम इंटू वेक्टर ए। अगर हमारे पास कोई सिचुएशन है जहां पर k इंटू ए प्लस बी है, जहां पर a और b दोनों वेक्टर्स है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से लिख सकते हैं के ए प्लस के बी। अरे बच्चों अब ये सारे जितने भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, जितने भी ऑपरेशंस हमने देखे वेक्टर्स के लिए, इन सबको अप्लाई करके हम कुछ कुछ एग्जांपल्स भी ट्राई करेंगे। इससे पहले कि हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़े एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता देती हूँ। हमने कोलिनियर वेक्टर्स पढ़ा था, राइट? कोई भी दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चाहे कुछ भी हो लेकिन वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। ठीक है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में एक और बात बता देती हूँ, चूंकि छोटी सी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है a और b, ये दो वेक्टर्स कोलिनियर तब होंगे जब b इज इक्वल टू लैम्डा a, जहां पर लैम्डा क्या है? एक नॉन जीरो स्केलर है। बोलने का मतलब है अगर कोई गिवन वेक्टर a है तो लैम्डा टाइम्स a जब हम कर देंगे तो उससे क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम्स हो जाएगा, बट उसका जो डायरेक्शन है वो उसी तरफ रहेगा। बोलने का मतलब है कि a और लैम्डा a ये दोनों हमेशा कोलिनियर रहेंगे, एक दूसरे के पैरेलल ही रहेंगे, भले ही इनके मैग्नीट्यूड्स अलग हो। तो इसका मतलब है अगर b इज इक्वल टू लैम्डा a होता है तो b और a कोलिनियर होंगे। तो इसीलिए कई बार इस तरह के सवाल आपके सामने आ सकते हैं कि बताओ भाई ये दो वेक्टर्स कोलिनियर होंगे कि नहीं। तो कोलिनियर होने का ये सिंपल सा क्राइटेरिया है कि b, वेक्टर b शुड बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर a। तो चलो बच्चों देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर्स 2i कैप प्लस 3j कैप एंड एक्स आई कैप एंड वाई जे कैप आर इक्वल। सुपर डुपर इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये भी बात सही है कि इजी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे तभी तो धीरे धीरे डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, है ना? तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाई इन दोनों वेक्टर्स को बराबर होना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2i कैप प्लस 3j कैप को किसके बराबर होना है? इसे बराबर होना है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के।
ठीक है। अब देखो वेक्टर में क्या है ना, अब आई कैप और जे कैप दोनों को साथ में तो हम ऐड कर नहीं देंगे भाई, 3 + 2 5 तो करेंगे नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, कंपोनेंट बाय कंपोनेंट मैच करेंगे। तो हम कहेंगे कि भाई अगर ऐसा है कि ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर होना है, यानी कि आई कैप कंपोनेंट जो भी हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वो भी बराबर होने पड़ेंगे, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इक्वेट करेंगे कंपोनेंट्स को, मतलब आई कैप वाले कंपोनेंट को इक्वेट करेंगे। तो 2 शुड बी इक्वल टू x, जे कैप वाले कंपोनेंट को इक्वेट करेंगे, सो 3 शुड बी इक्वल टू y। तो निकल गई x और y की वैल्यू, सो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 एंड दैट्स आवर आंसर। मतलब कुछ करना ही नहीं था, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल था। चलो देखें दूसरा एग्जाम्पल, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। यहाँ पर हमारे पास 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं a, b, c, और हमें इन तीनों वेक्टर्स को साथ में जोड़ना है। ऐड करते समय हम क्या करेंगे, आई कंपोनेंट वालों को साथ में जोड़ेंगे, जे कंपोनेंट वालों को साथ में, के कंपोनेंट वालों को साथ में, ऐसे ही करते हैं हम। तो चलो देख लेते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या हो जाएगा, साथ साथ लिखते चलते हैं, राइट, क्योंकि अभी पूरा फिर से मैं लिखूंगी ए का ये प्लस बी का फिर सी का, बेकार में टाइम वेस्ट होगा, वो सब आप कर ही लोगे, है ना। तो हम लोग सारे आई कैप वाले उठाते हैं, यहाँ पे है आई कैप, यहाँ पे -2 आई कैप और यहाँ पे आई कैप, तो इसको लिखेंगे आई कैप -2 आई कैप प्लस आई कैप, ठीक है, ये एक साथ कर दिया हमने। अब इसी तरह जे कैप वालों के पास जाते हैं, जे कैप में क्या क्या है, -2 जे कैप प्लस 4 जे कैप -6 जे कैप, ठीक है, तो प्लस लगा देते हैं यहाँ पर। अब अंदर कहेंगे -2 जे कैप प्लस 4 जे कैप -6 जे कैप, ठीक है। अब के कैप की बात करेंगे, प्लस के कैप प्लस 5 के कैप -7 के कैप, तो ये हो जाएगा प्लस के कैप प्लस 5 के कैप -7 के कैप, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या कह सकते हैं, 1 - 2 + 1 आई कैप विच इज़ इक्वल टू +2 - 2, ये हो जाएगा 0। उसके बाद जे कैप की अगर बात करें तो -2 + 4 - 6, तो -2 - 6 हो जाएगा -8 + 4 दैट इज़ -4 जे कैप, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, +1 + 5 - 7 के कैप, यानी कि 6 - 7 दैट इज़ -1 के कैप। तो यानी कि इन तीनों वेक्टर्स का सम हो जाएगा -4 जे कैप के कैप, एंड दैट्स आवर फाइनल आंसर। तो बच्चों अब हम आ पहुंचे हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 कह रहा है फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a + b, यानी कि यहाँ पे 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं a और b, हमें यूनिट वेक्टर निकालना है किस वेक्टर के डायरेक्शन पे, a + b, है ना। तो यानी कि a से मतलब नहीं है, b से मतलब नहीं है, मतलब किससे है, a + b से। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि भाई चलो सबसे पहले तो a + b वेक्टर को निकाल लेते हैं, ठीक है। a + b करोगे तो कितना आएगा, 2 आई कैप -i कैप, सो ये हो जाएगा 2 आई कैप -i कैप, साथ में कर लिया, -j कैप प्लस j कैप और फिर 2k कैप -k कैप, ठीक है। तो ये हो जाएगा i कैप, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा k कैप, ठीक है। तो a + b वेक्टर कुछ ऐसा दिखेगा। अब बच्चों यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते थे, लेट अस सपोज कि अगर हमारे पास एक गिवन वेक्टर r होता है, ठीक है, तो अगर r के डायरेक्शन में हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है जिसे हम r कैप से डिनोट करते हैं, तो ये यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, हम कहते हैं वेक्टर r डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r, इस तरीके से निकालते हैं हम यूनिट वेक्टर। तो इस r वेक्टर के बदले में यहाँ पर मेरा वेक्टर क्या है, a + b, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर जो इस वेक्टर के डायरेक्शन में है दैट विल बी इक्वल टू a + b। आप देखो सिर्फ r की जगह मैं a + b लिख रही हूँ, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a + b,
ठीक है, यही हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखो a प्लस बी वेक्टर ये है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? वेरी सिंपल, कोई भी वेक्टर r होता है विच इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वैसे ही निकालेंगे यहाँ भी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? ऊपर तो आई कैप प्लस के कैप हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? रूट ओवर x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 0 क्योंकि j कैप वाला कंपोनेंट ही नहीं है, और z की वैल्यू कितनी है 1। तो ये हो जाएगा रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, राइट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर तो भैया 0 है ना? तो ये हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू आई कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई रूट ओवर 2। इसको और थोड़ा सा वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहो तो 1 बाई रूट ओवर 2 आई कैप प्लस 1 बाई रूट ओवर 2 के कैप। What is this? This is the unit vector in the direction of a plus b. बहुत बढ़िया, तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में पूछा गया है कि शो दैट द वेक्टर्स, यहाँ पे जो दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक वेक्टर है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप और दूसरा वेक्टर है माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। ये जो दो वेक्टर्स हैं, ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था हमने थोड़ी देर पहले। तो कोलिनियर होने के लिए हमने क्या कंडीशन स्टडी किया था? हमने बोला था कि भाई मान लो तुम्हारे पास दो वेक्टर्स हैं a एंड b। a और b कोलिनियर तब होंगे जब तुम b इज इक्वल टू लैम्डा a, जहाँ पे लैम्डा एक नॉन ज़ीरो स्केलर है, जब तुम उसे इस फॉर्मेट में लिख सकोगे तभी ये दोनों कोलिनियर होंगे। तो यहाँ पर a है ये वाला वेक्टर, मान लो कि ये a है और मान लो कि ये b है, ठीक है? तो चलो बस यही देखना बाकी है कि ये b इज इक्वल टू लैम्डा a के फॉर्मेट में है या नहीं। चलो देखना शुरू करते हैं, ठीक है? तो b है माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप, ठीक है? ओके, लैम्डा a लिख लेते हैं, इधर इक्वल टू है कि नहीं वो तो वक्त बताएगा, है ना? तो इसको हम लिख लेते हैं, लेटर से यहाँ पे क्या है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है? तो ये क्या है? ये हमारा b है और ये हमारा a है। अब ये बराबर तो डेफिनेटली नहीं है। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? क्या दिख रहा है यहाँ पे? साफ साफ एक चीज़ दिख रही है कि ये जो वेक्टर b है ना, इसमें हम -2 को कॉमन ले सकते हैं, ये दिख रहा है ना? तो ले लो कॉमन, -2 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है? अब ये क्या है? दिस इज एक्चुअली वेक्टर a, तो यानी कि इसे हम लिख सकते हैं -2a कैप। और ये क्या था? शुरुआत कहाँ से हुई थी? b से, b वेक्टर से, राइट? तो बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर b इज इक्वल टू -2a। तो b इज इक्वल टू लैम्डा a वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। लैम्डा क्या होना चाहिए था? नॉन जीरो स्केलर। जीरो तो नहीं है लैम्डा, बिल्कुल नहीं है, -2 है मैम। तो यानी कि b इज इक्वल टू लैम्डा a वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, जिसका मतलब है कि दो गिवन वेक्टर्स जो हैं वो कोलिनियर हैं। तो चलो बच्चों, अब हम ये देखते हैं कि हम कैसे दो पॉइंट्स को जोड़ने वाले वेक्टर को निकालते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास दो पॉइंट्स हैं P1 और P2। P1 के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, P2 के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2। तो जाहिर सी बात है कि जो वेक्टर P1 और P2 को जोड़ रहा है दैट इज P1 P2। तो इस P1 P2 वेक्टर को हम कैसे निकालेंगे? लेट्स सी। तो चलो बच्चों, ये निकालने के लिए हम वापस चले जाएंगे हमारे बेसिक्स में। वेक्टर एडिशन का बेसिक्स क्या था? ट्रायंगल लॉ, एब्सोल्युटली। तो देखो हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल हम चीज़ों को एकदम सिंपल रखेंगे। ये एक पॉइंट O है, ये पॉइंट P1 है और ये पॉइंट P2 है। अगर आप देखो, आप पहले O से गए P1, P1 से गए P2, तो बेसिकली आप कहाँ से कहाँ गए? आप गए O से P2, है ना? तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं OP1 वेक्टर जो है प्लस P1 P2 वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू OP2 वेक्टर, ठीक है? ट्रायंगल लॉ के हिसाब से हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है? चलो भाई आगे चलते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो P1 P2 वेक्टर है ये क्या हो जाएगा? OP2 माइनस
OP1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब OP2 क्या होगा? ये जो OP2 वेक्टर है, P2 है x2 y2 z2 और O क्या है? ओरिजिन है 0 0 0, राइट। तो बेसिकली OP2 को हम लिख सकते हैं x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक है, माइनस OP1 को हम क्या लिख सकते हैं? P1 है x1 y1 z1 और O क्या है? 0 0 0। तो OP1 को हम लिख सकते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है। तो अब i कंपोनेंट को साथ में, j कैप को साथ में, k कैप को साथ में, सिंपल लॉजिक। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया P1 P2 वेक्टर। तो भाई एक काम तो हो गया हमारा, हमें निकालना था वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स वाज P1 P2 और हमने निकाल लिया। ऐसे निकालते हैं, यानी कि अगर उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो उनके कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से हम उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले वेक्टर को ऐसे निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? तो आगे भी जब भी हमें ऐसे 2 पॉइंट्स दिए होंगे तो हम उसको ज्वाइन करने वाले वेक्टर को कैसे लिखेंगे? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। अब अगर इसका मॉड्यूलस निकालना हो, मतलब अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो कौन सी बड़ी बात है? रूट ओवर x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ऐसे निकाल लेंगे हम इसका मैग्नीट्यूड। तो चलो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। तो ये एग्जाम्पल कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। अब पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। हमें क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइंस। हमने क्या पढ़ा डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में कि लेट अस सपोज कि अगर हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है, ठीक है, जो वेक्टर x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गामा, तो इन एंगल्स को हम क्या कहते हैं? डायरेक्शन एंगल्स। और इन्हीं एंगल्स के कॉस को यानी कि कॉस अल्फा, कॉस गामा, कॉस बीटा, इनको हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। अब ये डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं इनकी वैल्यू क्या होती है? तो कॉस अल्फा हो जाता है x बाई आर, कॉस बीटा हो जाता है y बाई आर, कॉस गामा हो जाता है z बाई आर। क्लियर है यहाँ तक? ओके, सिंपल। तो अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर A और B पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या होगा? AB। तो AB वेक्टर क्या होगा? मैंने पहले ही बताया था, लेट अस सपोज दिस इज x1 y1 z1 एंड लेट अस सपोज दिस इज x2 y2 z2। तो ये AB वेक्टर क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का i कैप प्लस y2 माइनस y1 का j कैप प्लस z2 माइनस z1 का k कैप। ये प्लस 3 क्यों किया? क्योंकि 1 माइनस माइनस ऑफ 3, तो प्लस 3 हो जाएगा। सो दिस इज माइनस 2 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस 4 k कैप, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा गिवन वेक्टर। तो यहाँ से देखो साफ साफ पता चल रहा है कि ये x क्या है? ये दिस वेक्टर AB यहाँ पर क्या है? R है। ये जिस R की हम बात कर रहे थे, राइट, एज्यूमिंग कि R क्या होता है? x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ठीक है, ओके। अब मुझे क्या निकालना है? यहाँ पे जो ये x बाई आर, y बाई आर, z बाई आर है, दे आर नॉट वेक्टर्स, राइट। देखो वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, दिस इज वेक्टर, करेक्ट, बट ये सब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो यानी कि मुझे इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो चलो निकाल लेते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट ओवर 4 प्लस 16 प्लस 16
तो 16 प्लस 16 32 प्लस 4 36, दैट इज रूट ओवर 36, सो दिस इज इक्वल टू 6। तो चलो इसका हमने मॉड ऑफ ए भी तो निकाल लिया, तो बेसिकली यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाल ली है। ओके, अब एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या है वो तो यहीं से पता चल रही है। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ जेड। तो मतलब हम डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे, कॉस अल्फा हो जाएगा x बाई आर, x इज -2, r इज 6, तो -2/6 दैट इज -1/3। कॉस बीटा क्या हो जाएगा, y बाई आर, y की वैल्यू है -4 और r की वैल्यू है 6, तो ये हो जाएगा -2/3। कॉस गामा हो जाएगा z बाई आर, z की वैल्यू है 4, r की वैल्यू है 6, तो ये हो जाएगा 2/3। तो ये हो जाएंगे मेरे डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यूज। तो चलो बच्चों देखते हैं अगला एग्जाम्पल। शो दैट द पॉइंट्स a, b एंड c विथ पोजीशन वेक्टर्स a, b एंड c रिस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि भाई 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, मतलब बेसिकली ये वेक्टर्स क्या है, दीज आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, मतलब कि लेट अस से पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि उस पॉइंट को ओरिजिन से जो वेक्टर ज्वाइन कर रहा है, सो दिस इज द ओरिजिन। तो लेट अस से ये हमारा वेक्टर ए है, लेट अस से ये हमारा वेक्टर बी है और ये हमारा वेक्टर सी है। ठीक है, और ये जो तीनों जो वेक्टर्स हैं ये कहाँ पर हैं, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं दीज आर द 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसका मतलब हमारा ट्रायंगल कुछ ऐसा है। ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारा ट्रायंगल दिख रहा है। अब हमें बताना है कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि इस ट्रायंगल के जो ये 3 एंगल्स हैं इसमें से एक एंगल कम से कम 90 डिग्री है। ठीक है, ओके। तो ये दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से हम इन वर्टिसेस का नाम दे देते हैं। लेट अस से दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी, बी सी और ए सी इनकी वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, शुरुआत करेंगे ए बी के साथ। ए बी वेक्टर की वैल्यू कैसे निकलेगी, आप इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करो, आप फोकस करो इस ट्रायंगल में, ये राइट, ये ओ ए बी ट्रायंगल पे अगर आप फोकस करो तो देखो ए बी जो वेक्टर है ये क्या हो जाएगा, देखो बी का पोजीशन वेक्टर है ये स्मॉल बी, ए का पोजीशन वेक्टर है ये स्मॉल ए, तो ये ए बी वेक्टर हो जाएगा बी माइनस ए। ट्रायंगल लॉ से बता रही हूँ मैं, राइट, क्योंकि देखो ना ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, यहाँ से गए यहाँ तक, फिर यहाँ से गए यहाँ तक और फिर इधर से यहाँ तक, यानी कि ये वाला a प्लस ए बी इज इक्वल टू बी, है ना। तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। अब बी वेक्टर वहाँ पे दिया हुआ है तो वो वाली वैल्यू डालेंगे 2i कैप माइनस 3i कैप प्लस माइनस जे कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप और a वेक्टर में है माइनस 4k कैप। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, तो ये निकल गई ए बी वेक्टर की वैल्यू। ओके, अब ठीक इसी तरीके से हम निकालेंगे बी सी। तो बी सी के लिए किस ट्रायंगल पे फोकस करेंगे, बी सी ये वाला है तो इसीलिए ऑब्वियसली अब हम फोकस करेंगे इस वाले ट्रायंगल पे, दैट इज बी सी ओ। तो इस वाले ट्रायंगल पे अगर अगेन हम ट्रायंगल लॉ लगाएं तो हम क्या देखेंगे, बी सी क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा ओ सी यानी कि सी माइनस बी। ट्रायंगल लॉ के हिसाब से आप खुद से ट्रायंगल लॉ लगा लो इस ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, अब सी की वैल्यू दी हुई है, सी की वैल्यू है आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप
माइनस बी की वैल्यू दी हुई है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो ये i माइनस 2i माइनस आई कैप माइनस 3i प्लस माइनस 3j प्लस j, तो माइनस 2j माइनस 5k माइनस k दैट इज माइनस 6k। ठीक है, ये हो जाएगी BC की वैल्यू। अब ठीक इसी तरीके से अब हम लोग निकालेंगे AC की वैल्यू। AC के लिए ऑब्वियसली हमारा फोकस चला जाएगा इस वाले ट्रायंगल पे OAC। ठीक है, तो इस ट्रायंगल के हिसाब से हम इसे लिखेंगे C माइनस A, अगेन वही ट्रायंगल लॉ के हिसाब से। C की वैल्यू कितनी दी हुई है I कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस A वेक्टर की वैल्यू दी हुई है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 2i कैप माइनस 3j माइनस प्लस 4j, तो ये हो जाएगा प्लस j कैप माइनस 5k प्लस 4k, तो माइनस k कैप। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस ट्रायंगल के जो तीनों साइड्स हैं वो तीनों साइड्स का जो वेक्टर है वो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब ये देखने के लिए कि क्या इस ट्रायंगल में कोई भी 90 डिग्री है, हम क्या करेंगे, हम इनके डॉट प्रोडक्ट्स निकालेंगे। ठीक है, यानी कि अब आप ये सारी कहानी भूल जाओ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम करेंगे कुछ ऐसा, हम करेंगे AB डॉट BC, इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर हम BC डॉट AC, इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर हम AB डॉट AC, इसकी वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि क्या इसमें से किसी की भी वैल्यू ज़ीरो आ रही है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या सीखा था कि कोई भी दो वेक्टर A डॉट B इज इक्वल टू ज़ीरो है, कब होगा, जब कॉस थीटा की वैल्यू ज़ीरो होगी। कॉस थीटा की वैल्यू ज़ीरो कब होगी, जब थीटा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो लॉजिक को समझो। तो यहाँ पर बेसिकली सिचुएशन कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है इस तरीके से। ठीक है, ट्रायंगल के ये जो तीन साइड्स हैं ना, इन दो साइड का डॉट प्रोडक्ट निकाला, तो इससे हम ये थीटा की वैल्यू 90 है कि नहीं चेक करना चाह रहे हैं। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला, उससे हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला, उससे हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या इसकी वैल्यू 90 डिग्री है। ये हमारा अप्रोच है फिलहाल। तो चलो सबसे पहले AB डॉट BC निकालते हैं। ये AB है, ये BC है। हमें क्या पता है, I डॉट I क्या होगा, 1 हो जाएगा, बिकॉज कॉस 0 इज़ 1। तो चलो उस लॉजिक से करते हैं। AB की वैल्यू है यहाँ पर, डॉट BC की वैल्यू है यहाँ पर। तो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये I कैप का कॉम्पोनेंट इंटू I कैप का कॉम्पोनेंट, -1 इंटू -1 हो जाएगा +1, फिर +3 -2 हो जाएगा -6, फिर +5 -6 हो जाएगा -30। तो क्या ये 0 है, ये D0 तो भाई डेफिनेटली नहीं होने वाला है। ठीक है, इसीलिए हम कैलकुलेट करने का पेन भी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अब करते हैं BC डॉट AC। तो BC ये रहा, AC ये रहा। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाल रही हूँ ये तो हमने सीख ही लिया है, राइट। तो इसीलिए मैं फिर से पूरा डिटेल में नहीं दिखा रही हूँ। अब देखो BC डॉट AC कैसे करेंगे, ऐसे क्यों कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, I डॉट I, अब I डॉट J तो 0 ही होगा, J डॉट K 0 होगा, I डॉट K 0 होगा, तो इसीलिए इन टर्म्स को दूसरे कंपोनेंट के साथ तो मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो I कैप का कंपोनेंट और I कैप का कंपोनेंट, दोनों तरफ जो I कैप वाले कंपोनेंट है उनको खाली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे -1 I कैप -2 I कैप, तो -1 इंटू -2 क्या हो जाएगा, +2। फिर J का देखो, -2 J कैप इंटू +1 दैट इज -2। K का देखो, -6 इंटू -1, -6 इंटू -1 यानी कि +6। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 0, ये भी नॉट इक्वल टू 0 है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 - 2 तो 0 हो जाएगा, बट +6 तो रह जाएगा। सो दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अब लास्ट हमारा जो उम्मीद बचा हुआ है वो है AB डॉट AC। तो चलो देखते हैं AB डॉट AC। तो यहाँ पे I कॉम्पोनेंट क्या है, -1 इंटू -2 दैट इज़ +2, प्लस J कॉम्पोनेंट में यहाँ +3, यहाँ पे +1, तो +3 इंटू +1 हो जाएगा +3। K कॉम्पोनेंट में यहाँ +5, यहाँ -1 यानी कि -5।
अब यहाँ पे देखो 3 + 2 5 -5 विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब AB डॉट AC, AB और AC का डॉट प्रोडक्ट 0 है, विच मीन्स AB और AC के बीच का एंगल 90 डिग्री है, विच मीन्स कि ये जिस ट्रायंगल की बात हम कर रहे हैं दैट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चा पार्टी अब देखेंगे हम सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, देखते हैं धीरे धीरे कहानी के साथ साथ। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं PQ, जिनके पोजीशन वेक्टर्स हैं OP OQ विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन O ऑब्वियसली। अब लेट्स से कि पॉइंट P और Q को ज्वाइन करने वाला वेक्टर है PQ, ठीक है। अब इस वेक्टर को कोई एक तीसरा पॉइंट R आके इसे दो हिस्से में डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मान लो कैसे, पहले लेट्स से ये P है ये Q है, इनके बीच में कहीं पर आ गया पॉइंट R, तो इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया PR और RQ, है ना। तो इसे हम कहेंगे इंटरनली डिवाइड किया, ठीक है। दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि यार ये P है ये Q है, इसी लाइन को मान लो हमने एक्सट्रापोलेट कर दिया डॉटेड लाइन से, और कोई एक पॉइंट R वहां पे आके इस लाइन को डिवाइड करता है दो हिस्सों में। तो कैसे डिवाइड किया, एक्सटर्नली, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बाहर जाके इसको डिवाइड किया, सो दैट इज एक्सटर्नली डिवाइड किया, ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूला जो है ये हमें बताता है कि ये जो पॉइंट R है जो एक गिवन वेक्टर को डिवाइड कर रहा है दो हिस्सों में, इस पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। जैसे अगर हम इंटरनल डिवीजन की बात करें तो OR की वैल्यू क्या होगी, एक्सटर्नल डिवीजन के केस में भी OR की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो चलो देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो चलो बच्चों बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला की। सबसे पहले बात करेंगे इन केस ऑफ इंटरनल डिवाइड, ठीक है। लेट अस सपोज हमारे पास एक वेक्टर है PQ जिसको एक पॉइंट R इंटरनली डिवाइड करता है इन द रेशियो m/n। तो ऐसे केस में R का पोजीशन वेक्टर दैट इज OR विल बी इक्वल टू MB + NA डिवाइडेड बाई M + N। और यही अगर हम इसी सेक्शन फॉर्मूला की बात करें फॉर एक्सटर्नल डिवाइड, एक्सटर्नल डिवाइड में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है अगेन इन द रेशियो ऑफ m/n। बट देखो यहाँ पर m कौन सी वाली वैल्यू है और n कौन सी वाली वैल्यू है, उस पर ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर हम एक्सटर्नल डिवाइड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर है वो होगा OR इज इक्वल टू MB - NA डिवाइडेड बाई M - N। तो चलो बच्चों देखते हैं पहला एग्जाम्पल। फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R which divides the line joining two points P and Q। मतलब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं P और Q, ठीक है, लेकिन इस P और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन को कोई डिवाइड कर रहा है, ठीक है। whose position vectors are I cap plus 2j cap minus k cap and minus I cap plus j cap plus k cap respectively in the ratio 2:1 internally। मतलब इंटरनली कोई इसे इस तरीके से m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हमने ये कॉन्सेप्ट को कैसे पढ़ा था, हमने बोला था कि भाई मान लो कि हमारे पास कोई पॉइंट लाइन है PQ, इसको m/n में कोई डिवाइड कर रहा है, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है दैट इज R। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OR क्या होता है, यह होता है MB + NA डिवाइडेड बाई M + N, ठीक है। यही हमने सीखा अभी, ओके। अब इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में दिया है रेशियो m/1, m/n इज 2:1, यानी कि m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 1 है, ठीक है। B और A की वैल्यूज़ यहाँ पे क्या क्या है, ये दो वेक्टर की जो वैल्यूज़ है, लेट अस से दिस इज वेक्टर A एंड लेट अस से दिस इज वेक्टर B, ठीक है। तो A B M N सब कुछ तो दिया हुआ ही है, तो बचा ही क्या, कुछ खास बचा ही नहीं। तो चलो पोजीशन वेक्टर निकालते हैं R पॉइंट का। सो दिस विल बी इक्वल टू M × B दैट इज 2 × -I cap प्लस j cap प्लस k cap प्लस N × A, N is 1 × A दैट इज I cap प्लस 2j cap minus k cap डिवाइडेड बाई M + N। तो 2 + 1 दैट इज 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, अब सारे I कैप को साथ में कर लो तो ऊपर -2 + 1 I कैप। कैलकुलेशंस ना बच्चों मेरे साथ साथ आप भी करो तभी समझ में आएगा। अब J कैप वालों को साथ में तो +2 इधर से भी +2 J कैप, K कैप वालों को साथ में +2 इधर से और इधर से -1 K कैप, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3।
तो ये हो जाएगा -1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट जो इसे m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा था। चलो बच्चों देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P 2, 3, 4 एंड Q 4, 1, -2। इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? एक तो पहली बात यहाँ पे मिड पॉइंट लिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो m/n का रेशियो है दैट इज़ 1:1, क्योंकि उसको बराबर 2 इक्वल हिस्सों में बांटता है मिड पॉइंट। ठीक है, एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरा, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर दिया हुआ नहीं है, मतलब A और B वेक्टर दिए हुए नहीं है, बल्कि क्या दिया हुआ है? इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ कि एक पॉइंट P है, उसका कोऑर्डिनेट मुझे दिया हुआ है 2, 3, 4, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर का मतलब ही होता है जो वेक्टर इस पॉइंट को ओरिजिन से जोड़ रहा है, राइट? तो यानी कि OP क्या हो जाएगा इस केस में? OP हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। करेक्ट, यही इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर इस केस में मेरा वेक्टर A जो है दैट इज़ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और जो वेक्टर B है दैट इज़ 4i कैप प्लस 1j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, बस इतना ही अंतर था पिछले क्वेश्चन से। अब देखो यहाँ भी सारी वैल्यूज़ दी हुई है, तो चलो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालोगे? MB प्लस NA डिवाइडेड बाई M प्लस N। तो M यहाँ पे 1 है, B हो जाएगा 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप प्लस NA, A की जगह हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड डिवाइडेड बाई m प्लस n, 1 + 1 हो जाएगा 2। अब क्या है, कुछ बचा ही नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन i कैप वालों को साथ में कर लो तो हो जाएगा 4 + 2 6i कैप प्लस 1 + 3 4j कैप माइनस 2 + 4 प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई 2। ऊपर से हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो प्यारे बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। जिस तरीके से कई ऐसे सिचुएशन आते हैं जहां पर हम नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, ठीक उसी तरीके से ऐसे सिचुएशंस भी आ सकते हैं जहां हमें वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना पड़े, है ना। तो वेक्टर्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन 2 तरह के होते हैं, या फिर प्रोडक्ट 2 तरह के होते हैं। पहला होता है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स A और B गिवन है तो इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा A डॉट B विच इज इक्वल टू AB cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट, इसे हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में जो आंसर आता है, जो प्रोडक्ट की वैल्यू आती है दैट इज अ स्केलर वैल्यू। मतलब 2 वेक्टर्स तो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, बट उनका जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरी तरफ जो अगला टाइप ऑफ प्रोडक्ट होता है दैट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसे हम डिनोट करते हैं A क्रॉस B से, विच इज इक्वल टू AB साइन थीटा। इसकी खासियत ये होती है कि इसमें जो हमारा प्रोडक्ट निकल के आता है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसका डायरेक्शन भी होता है। एंड लेट मी टेल यू, जो प्रोडक्ट निकलता है उसका डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। ठीक है, तो चलो कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ शुरू हुई है प्रोडक्ट की कहानी। तो चलो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों को देखेंगे बिल्कुल डिटेल में, एक के बाद एक। तो बच्चों, अगर बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट की, अगर हमारे पास 2 गिवन वेक्टर्स है A एंड B, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हम डिनोट करते हैं एज A डॉट B एंड A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा, जहां पर A B क्या है, A और B के मैग्नीट्यूड्स हैं। अब इसी रिलेशन पे अगर थोड़ा गौर से फोकस करो तो आप ये देख सकते हो कि इस एक्सप्रेशन के हेल्प से हम 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना। तो अगर A और B 2 गिवन वेक्टर्स हैं तो उनके बीच का एंगल कैन बी गिवन बाय cos थीटा। सो cos थीटा इज इक्वल टू A डॉट B डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B, राइट, यानी कि A डॉट B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो देखते हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में कुछ और बातें। किसी भी 2 वेक्टर A
और B का डॉट प्रोडक्ट जीरो कब हो सकता है? A डॉट B इज इक्वल टू जीरो कब हो सकता है? एक तो तब हो सकता है जब ये वेक्टर ही जीरो हो, बट लेट अस एज्यूम कि A एंड B आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, तो वैसे केस में A डॉट B जीरो कब होगा? जब cos थीटा की वैल्यू जीरो होगी। cos थीटा की वैल्यू जीरो कब होगी? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी दो गिवन नॉन जीरो वेक्टर्स हैं A एंड B, A डॉट B जीरो तब होगा जब A एंड B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब A और B वेक्टर के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, दूसरी बात गौर करते हैं। लेट अस सपोज कि जो दोनों वेक्टर्स हैं इनके बीच का जो एंगल थीटा है दैट इज 0 डिग्री। ठीक है, मतलब A जिस डायरेक्शन में है B भी उसी डायरेक्शन में है, तो थीटा अगर 0 होगा तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। यानी कि ऐसे केस में A डॉट B विल बी इक्वल टू मॉड A इंटू मॉड B। थीटा का कोई रोल ही नहीं है क्योंकि cos थीटा इज 1 इन दिस केस। ठीक उसी तरीके और इसी वजह से आप नोटिस करोगे कि यूनिट वेक्टर्स के जो डॉट प्रोडक्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? जैसे I डॉट I इज इक्वल टू 1, J डॉट J इज इक्वल टू 1, K डॉट K इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि I डॉट I दोनों हम सेम वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली थीटा इज 0, तो यानी कि I डॉट I विल बी इक्वल टू मॉड I इंटू मॉड I। मॉड I मैग्नीट्यूड क्या होगा यूनिट वेक्टर का? 1, सो 1 इंटू 1 इज 1। अब उसी तरह अगर हम कुछ और यूनिट वेक्टर्स की बात करें, जैसे कि I डॉट J इज इक्वल टू 0, J डॉट K इज इक्वल टू 0, I डॉट K इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि I, J और K ये जो तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं ये किन डायरेक्शंस के अलोंग है? X, Y एंड Z डायरेक्शंस के अलोंग है, तो इनके बीच का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री एंड cos 90 इज 0। देखो बच्चों, इन रिलेशंस को बिल्कुल हैंडी रखना है क्योंकि कैलकुलेशन करते दौरान आपको अक्सर ही I डॉट J ये चीज़ें करनी पड़ सकती हैं। अब मान लो अगर थीटा की वैल्यू पाई है, यानी कि A और B वेक्टर के बीच का एंगल पाई है, cos पाई कितना होता है? -1। तो ऐसे केस में A डॉट B विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड A इंटू मॉड B, राइट? ओके, एक और खास बात स्केलर प्रोडक्ट के बारे में ये है कि स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, यानी कि A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A, क्योंकि एंड ऑफ द डे स्केलर प्रोडक्ट का जो आंसर होता है दैट इज जस्ट अ स्केलर वैल्यू, उसमें डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं होता है। स्केलर प्रोडक्ट की कुछ और प्रॉपर्टीज, जिसमें पहला प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर हमारे पास 3 गिवन वेक्टर्स हैं A, B एंड C, तो A डॉट B प्लस C विल बी इक्वल टू A डॉट B प्लस A डॉट C। दूसरा प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास कोई स्केलर है लैम्डा, अ नॉन जीरो स्केलर लैम्डा, और अगर हम लैम्डा इंटू A डॉट B देखें तो ये क्या हो जाएगा? इसे हम लिख सकते हैं लैम्डा A डॉट B, इसे हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू A डॉट B। तो बच्चों, अब जब हम डॉट प्रोडक्ट की बातें कर ही रहे हैं तो यहाँ पर एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, विच इज प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, लेट अस सपोज कि एक वेक्टर है A और ये एक लाइन L है, तो इस वेक्टर A का प्रोजेक्शन क्या होगा ऑन दिस लाइन? प्रोजेक्शन बोले तो समझ लो साया, राइट? तो ये अगर वेक्टर है इसका साया कुछ ऐसा होगा, राइट? मतलब दिस इज द वेक्टर, तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा ना इस लाइन पर वो कुछ यूं होगा, राइट? तो अगर ये वेक्टर A है तो व्हाट विल बी दिस विल बी A cos थीटा, जहां पर थीटा इज द एंगल जो ये वेक्टर बना रहा है विद द लाइन L। है कि नहीं? क्लियर है प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट? अब लेट अस सपोज कि वेक्टर का ओरिएंटेशन थोड़ा अलग है, ऐसे होने की बजाय ये वेक्टर ऐसे है, ठीक है? तो इस केस में क्या होगा? इस केस के में भी इसका जो प्रोजेक्शन होगा इट विल बी लाइक दिस ऑन द लाइन, बट यहाँ पर जो थीटा है दैट विल बी दिस थीटा, राइट? मतलब थीटा हम लोग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, ठीक है? अब देखो यहाँ पे 4 डिफरेंट सिनेरियोज है। एक सिनेरियो में मेरा वेक्टर ऐसे है तो इसका प्रोजेक्शन इस लाइन पे ऐसे होगा कि नहीं? ऐसे है वेक्टर तो ऐसे होगा, बट यहाँ पर भी हम एंगल कौन सा लेंगे? ये पूरा एंगल लेंगे, बिकॉज एंगल वी हैव टू टेक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है? तो इसी तरह से देखो चारों सिनेरियो में प्रोजेक्शन इज ऑफ अ गिवन वेक्टर A इज ऑलवेज A cos थीटा, बट वो जो थीटा है दैट इज ऑलवेज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो चलो प्यारे बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। Find the projection of the vector I cap plus 3j cap plus 7k cap on the vector 7i cap minus j cap plus 8k cap। मतलब हमें इस वेक्टर का प्रोजेक्शन बताना है ऑन दिस वेक्टर। प्रोजेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट सीखा था हमने अभी जस्ट? लेट अस से एक वेक्टर है A, दूसरा वेक्टर है B, ठीक है? A का प्रोजेक्शन B में, मतलब A की परछाई B में क्या हो जाएगी?
ए की प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी विल बी इक्वल टू ए कॉस थीटा। ठीक है, यही होता है प्रोजेक्शन। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे समझ लो कि ये जो है ना, ये ए है और ये बी है। तो बेसिकली देखो क्वेश्चन घुमाने का तरीका, बहुत बार क्या होता है ना, क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ में नहीं आती कि भाई ए कॉस थीटा तो करना था, बट कौन सा वाला को, इसको कॉस थीटा करना है कि इसके साथ कॉस थीटा करना है, राइट। बट अगर आप लॉजिकली समझोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। ओके, तो यानी कि मुझे ये कॉस थीटा ये निकालना है। तो सबसे पहले मॉड्यूलस ऑफ ए निकाल लेते हैं। वो क्या हो जाएगा, √1² प्लस 3² प्लस 7²। तो ये हो जाएगा √1 प्लस 9 प्लस 49, दैट इज √59। ठीक है, अब बात करेंगे कॉस थीटा की। कॉस थीटा हमें कहाँ से मिलेगा मैम? कॉस थीटा निकालने की एक तरीका होता है डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, है ना। तो कॉस थीटा कैन बी रिटन एज ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ठीक है, लिख सकते हैं हम। चलो फिर निकालते हैं। अब देखो ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई कॉम्पोनेंट वालों को मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 7 7 प्लस जे कॉम्पोनेंट वालों को मल्टीप्लाई करो 3 इंटू -1 दैट इज -3, के कॉम्पोनेंट वालों को करो 7 इंटू 8 दैट इज 56। तो ये ए डॉट बी हो गया, डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए इज √59। मॉड ऑफ बी क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी तो हमने निकाला ही नहीं था मैम, हमें लगा ही नहीं था ये ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन पड़ गई ज़रूरत। मॉड ऑफ बी इज √7² दैट इज़ 49 प्लस -1² दैट इज़ 1 प्लस 8² दैट इज़ 64। ये हो जाएगा √114। सो √59 इंटू √114। तो ये निकल गया कॉस थीटा का वैल्यू। तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 56 प्लस 7 ये कितना हो जाएगा, 63 माइनस 3 दैट इज 60 डिवाइडेड बाई √59 इंटू √114। ठीक है, तो अब निकालते हैं प्रोजेक्शन। तो जो प्रोजेक्शन हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला गया है दैट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। मॉड ऑफ ए की वैल्यू थी √59, कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाली 60 डिवाइडेड बाई √59 इंटू √114। तो ये √59 कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई √114 एंड दैट्स आवर आंसर। तो चलो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। ये कह रहा है कि शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, कि दिखाओ कि भाई ये जो वेक्टर्स दिए हुए हैं ना, जैसे यहाँ पर ये एक वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे एक वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे एक वेक्टर दिया हुआ है, दिखाओ कि ये सारे के सारे यूनिट वेक्टर्स हैं। ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मान लो फॉर द टाइम बीइंग कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। तो सबसे पहले प्रूव करना है कि ये सारे यूनिट वेक्टर्स हैं, यानी कि तुम इन सब के मैग्नीट्यूड्स निकालो और आप देखो कि सबका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है। मैं एक का करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो ये हो जाएगा √x², एक्स क्या हो जाएगा 2/7 का स्क्वायर प्लस y² मतलब 3/7 का स्क्वायर प्लस z² मतलब 6/7 का स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू √2² दैट इज 4, 3² दैट इज 9, 6² दैट इज 36 डिवाइडेड बाई 7² दैट इज 49। ठीक है, तो ये हो जाएगा √49 बाई 49 दैट इज √1 विच इज इक्वल टू 1। तो हमने प्रूव कर दिया कि भाई इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, विच मीन्स दिस इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, ठीक इसी तरीके से आप वेक्टर बी और वेक्टर सी के लिए खुद ही कर लोगे। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कह रहा है कि ये भी प्रूव करो कि ये वेक्टर्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी कि आपको ये दिखाना है कि ए डॉट बी की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0, उसी तरह बी डॉट सी की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0, उसी तरह ए डॉट सी की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0। ये क्या करना है, ऐसे लिख नहीं देना है, दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू शो। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो तो हम सीख ही गए हैं अब तक,
तक। तो आई डोंट थिंक आई नीड टू सॉल्व दिस, आई एम प्रिटी श्योर आप ये खुद से कर लोगे, ठीक है। खुद से करके बस ये देखना है कि डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, क्योंकि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू 0 है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, इसका मतलब ये दो गिवन वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है। अब आप पहुंचे हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। फाइंड मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी, बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, इफ a प्लस बी डॉट a माइनस बी इज इक्वल टू 8 एंड a इज इक्वल टू 8b। ठीक है, दो रिलेशन से एक एक करके फोकस करेंगे। पहले इस रिलेशन पे फोकस करते हैं। यहाँ पे देखो वेक्टर ए की बात हो रही है और यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, क्योंकि इनको मॉड्यूलस पे घुसा दिया गया है। तो पहले इस पे फोकस करेंगे। हम यहाँ पे लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी a प्लस बी डॉट a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a डॉट a प्लस a डॉट b फिर प्लस b डॉट a माइनस बी डॉट बी, ऐसे लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखो फिर a डॉट a माइनस a डॉट b प्लस b डॉट a माइनस b डॉट b। बी स्क्वायर मत लिख देना, क्योंकि यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, एंड दिस इज गिवन एज 8, ठीक है। a डॉट a, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आप बताओ। a और a के बीच का एंगल क्या होगा, 0, cos 0 इज 1। तो यानी कि a डॉट a हो जाएगा मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ a और cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। अच्छा, a डॉट b ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा ये हम बाद में सोचेंगे। फिलहाल तो माइनस a डॉट b प्लस b डॉट a, डॉट प्रोडक्ट्स कम्यूटेटिव होते हैं, तो इसीलिए a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, राइट। तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। फिर बचा b डॉट b, इसका भी वही हाल होगा, b का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड और cos थीटा इज cos 0 विच इज 1। सो दिस इज इक्वल टू 8, विच मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर, देखो वेक्टर हटा दिया है बिकॉज राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो ये तो एक रिलेशनशिप पे हम आ पहुंचे हैं a और b के बीच में। दूसरा रिलेशनशिप यहाँ पे दिया हुआ है कि a का मॉड्यूलस इज इक्वल टू 8 टाइम्स b का मॉड्यूलस, यानी कि दूसरा गिवन है कि a इज इक्वल टू 8b। अब आप बोलोगे कि मैंने मॉड नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैंने वेक्टर का सिंबल भी तो नहीं लगाया, विच मीन्स कि यहाँ पर मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ। अब बताओ, बचपन से पढ़ते आ रहे हो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, ये तो कर ही लोगे, आई एम प्रिटी श्योर कर ही लोगे, ठीक है। a की जगह 8b पुट कर दो 1 में, ठीक है। सो पुट a इज इक्वल टू 8b इन इक्वेशन 1। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 8b का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 8, which means 64b square minus b square is equal to 8. That is b square is equal to 8 by 63. That means b is equal to root over 8 by 63. तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a is 8 times b, a की वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू रूट ओवर 8 बाई 63, ठीक है। तो इस तरीके से हमने a और b की वैल्यूज निकाल ली। तो चलो भाई, डॉट प्रोडक्ट की कहानी तो समझ आ गई। अब देखेंगे कहानी क्रॉस प्रोडक्ट की, या फिर जिसे हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। तो वेक्टर प्रोडक्ट की ओवरऑल कहानी कुछ यूं है कि अगर a वेक्टर x एक्सिस की तरफ है, b वेक्टर y एक्सिस की तरफ है, तो a क्रॉस b का जो वेक्टर होगा वो z एक्सिस की तरफ होगा। यानी कि दो वेक्टर, अगर दो गिवन वेक्टर्स a और b हैं, तो a b का क्रॉस प्रोडक्ट जो निकलेगा वो एक और वेक्टर होगा विच विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। क्रॉस प्रोडक्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है, फिजिक्स के फॉर्मूले याद करो दिमाग में, देखो बहुत सारे क्रॉस प्रोडक्ट दिख जाएंगे, जैसे कि टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, जहाँ पे आर इज रेडियस वेक्टर, एफ इज फोर्स वेक्टर। अगर बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की, जिसे हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, जहाँ पे आर इज रेडियस वेक्टर एंड पी इज लीनियर मोमेंटम वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में कुछ और बातें, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं a एंड b, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, जहां पर a b क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, ठीक है। तो यहां से हम थीटा भी निकाल सकते हैं, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मॉड a मॉड b। ध्यान देना, a क्रॉस b हमेशा क्या होता है, एक वेक्टर होता है।
ए क्रॉस बी की वैल्यू जीरो कब होगी? अगर हम ये एज्यूम कर ले कि ए भी नॉन जीरो है और बी भी नॉन जीरो है, तो ए क्रॉस बी जीरो तब होगा जब साइन थीटा की वैल्यू जीरो होगी, यानी कि जब थीटा की वैल्यू जीरो होगी, यानी कि जब ए और बी पैरेलल वेक्टर्स होंगे। तो यानी कि अगर हमारे पास दो पैरेलल वेक्टर्स हैं ए और बी, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू हो जाएगी जीरो। लेकिन वहीं अगर ए और बी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो, यानी कि अगर थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 हो, तो वैसे केस में ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी। बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई क्रॉस आई, के क्रॉस के, जे क्रॉस जे। इनकी वैल्यूज क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि आई क्रॉस आई में थीटा की वैल्यू जीरो है एंड साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो इसीलिए आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, इन सब की वैल्यूज होंगी जीरो। दूसरी तरफ आई क्रॉस जे विल बी इक्वल टू के, जे क्रॉस के विल बी इक्वल टू आई, के क्रॉस आई विल बी इक्वल टू जे। तो ये जो प्रॉपर्टीज है यूनिट वेक्टर्स की, इन्हें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऐसा हमने क्यों बोला कि ये ऐसा होगा? लेट अस टॉक अबाउट आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। ऐसा क्यों होगा? अब आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा? मॉड आई मॉड जे साइन थीटा, है कि नहीं? अब मॉड आई मॉड जे कितना होता है? हम सबको पता है कितना होता है। मॉड आई मॉड जे होता है 1। साइन थीटा कितना होगा? थीटा इज 90, राइट? क्योंकि आई और जे के बीच का एंगल इज 90। तो यानी कि आई क्रॉस जे, मैम मुझे तो लग रहा है कि इसकी वैल्यू 1 ही हो रही है। तो हमने के कैप क्यों लिखा? के इसलिए लिखा क्योंकि आई क्रॉस जे की जो वैल्यू होगी दैट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ आई एंड जे। आई से भी परपेंडिकुलर, जे से भी परपेंडिकुलर। ऐसा कौन सा डायरेक्शन है? के, करेक्ट? तो इसीलिए आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, क्योंकि यहाँ पर आई क्रॉस जे इज इक्वल टू कोई एक नंबर नहीं है, एक वेक्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ध्यान देना है कि जिस तरह डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव था, यानी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए था, उसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो दोनों बराबर कभी नहीं होते हैं। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बल्कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो प्यारे बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट को भी हम अलग अलग नज़रिए से देख सकते हैं और अलग अलग नज़रिए से कुछ कुछ अलग ही दिखेगा, है ना? वेल, इतना कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी को अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के नज़रिए से देखें तो देखो इसे ऐसे देख सकते हैं। मान लो ए एंड बी आर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है? तो उस केस में हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है? अगर हम इसे पैरेललोग्राम के नज़रिए से देखें और हम कहें कि भाई हम मान लेते हैं ए और बी जो है वो पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स हैं, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो देखो इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट से हम ट्रायंगल का एरिया या पैरेललोग्राम का एरिया भी निकाल सकते हैं। देखना कई बार प्रॉब्लम्स में इस तरह की छुपी हुई चीजें होंगी जहां पर आप इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स का यूज कर सकोगे। तो बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट के केस में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अगर हम देखें तो कैसा दिखेगा? लेट अस सपोज ए क्रॉस बी प्लस सी, इसे हम क्या लिख सकते हैं? ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। लेट अस सपोज ऐसा सिचुएशन है कि लैम्डा ए क्रॉस बी, इसे कैसे लिख सकते हैं? लैम्डा इंटू ए क्रॉस बी, या फिर इसे हम लिख सकते हैं a क्रॉस लैम्डा बी। अब देखो कई बार ऐसा भी होता है कि जो दो गिवन वेक्टर्स a और b है वो कंपोनेंट फॉर्म में दिए हुए हैं, जैसे कि a इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, उसी तरह b इज इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अब अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है a क्रॉस b, तो कैसे निकालेंगे? वहां पर हम इस डिटर्मिनेंट के अंदर डाल देंगे आई जे के, a1 a2 a3 b1 b2 b3, और इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे एंड दिस विल गिव अस अ न्यू वेक्टर विच इज a क्रॉस b वेक्टर। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा और सिंपल हो जाएगा। तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी वेयर a वेक्टर इज गिवन, b वेक्टर इज गिवन। पहले क्वेश्चन को समझेंगे। हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो a प्लस बी के भी परपेंडिकुलर है और a माइनस बी के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है? कौन सा कॉन्सेप्ट दिमाग में आ रहा है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने क्या सीखा अभी, जिसे हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं? हमने क्या सीखा कि अगर हमारे पास दो गिवन वेक्टर्स है a और b, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो a के भी परपेंडिकुलर होगा और b के भी परपेंडिकुलर होगा, राइट? तो उस लॉजिक से हम कह सकते हैं कि चूंकि मुझे एक
ऐसा वेक्टर चाहिए जो इसके भी परपेंडिकुलर हो और इसके भी परपेंडिकुलर हो, यानी कि मुझे ये जो वेक्टर मेरा C होगा दैट विल एक्चुअली बी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा वो समझ में आ गया। कैसे इसे सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले a प्लस बी वेक्टर को निकालो, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ a और b अलग अलग दिया हुआ है। तो सबसे पहले निकालेंगे a प्लस बी। a प्लस हो जाएगा 3i प्लस आई 4i, 2j प्लस 2j 4j, 2k माइनस 2k 0। उसी तरह से निकाल लो a माइनस बी। a माइनस बी क्या हो जाएगा 3i माइनस आई दैट इज 2i, 2j माइनस 2j दैट इज 0, 2k माइनस माइनस 2k दैट इज प्लस 4k। ठीक है, ये मेरे दो वेक्टर्स निकल गए। अब मुझे निकालना है वेक्टर c, यानी कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, ऐसे निकालते हैं i j k। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहला वेक्टर क्या है a प्लस बी, यानी कि ये a प्लस बी में 4i है और 4j है, 4i 4j k में 0 है। दूसरा वेक्टर है a माइनस बी, उसमें क्या है 2i है, j में 0 है और k में 4 है। ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं ना, ऐसे डिटर्मिनेंट में लिख के हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, पहले आई कैप ले लो। आई कैप का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जिसको लोगे, याद है हम सीखे थे डिटर्मिनेंट वगैरह सॉल्व करना। आई कैप निकाल रहे हैं तो आई कैप वाला जो रो और कॉलम है उसको गायब कर दो। ठीक है, इसको गायब मान लो, इसको भी गायब मान लो। ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मतलब 4 इंटू 4 माइनस 0 इंटू 0, ये हो जाएगा आई कैप का कंपोनेंट हो गया। अब प्लस जे कैप का कंपोनेंट क्या होगा, जे कैप के केस में जे कैप वाला रो और कॉलम को भूल जाओ, तो बचा क्या, ये और ये। ठीक है, जे कैप के केस में पहले ये नीचे वाला करेंगे, यानी कि 2 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 4, 2 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 4, ये हो गया जे कैप। प्लस के कैप, के कैप के केस में के कैप वाला रो और कॉलम को भूल जाओ, यहाँ पे 4 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 4। ये चीज़ें जो है ना, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आप यूज टू हो जाओगे, राइट। बट दिस इज द लॉजिक बेसिकली। आई कैप निकालते समय आई कैप वाले रो कॉलम को गायब मान लो, बाकी जो बचा उसको ऐसे डायगोनली मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा, सो दिस विल बी 4 इंटू 4 16 आई कैप प्लस 2 इंटू 0 0 माइनस 16 दैट इज माइनस 16 जे कैप, 4 इंटू 0 0 माइनस 8 के कैप। तो ये हो जाएगा मेरा वेक्टर सी। बट क्वेश्चन में वेक्टर निकालने नहीं बोला है, क्वेश्चन ने बोला है निकालने यूनिट वेक्टर, मतलब अभी और काम करना बाकी है। अब बेसिकली हमारे पास ये गिवन वेक्टर सी है, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर सी कैप क्या हो जाएगा, जो गिवन वेक्टर सी है डिवाइडेड बाय गिवन वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे करते हैं इसको। गिवन वेक्टर है 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि रूट ओवर 16 स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। तो इसको आप खुद से कैलकुलेट कर ही लोगे। सो द आंसर दैट यू विल गेट इज 2/3 आई कैप। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप खुद से कैलकुलेट करके आंसर चेक कर लेना, यही आंसर आया होगा एंड दैट्स हाउ वी फाइंड द यूनिट वेक्टर। तो चलो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ ये वाला वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ये वाला वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अभी अभी बताया था हम कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं आई जे के। पहले वेक्टर का आई कंपोनेंट है 2, जे कंपोनेंट है 6 और के कंपोनेंट है 27। दूसरे वेक्टर का आई कंपोनेंट है 1, जे कंपोनेंट है लैम्डा और के कंपोनेंट है म्यू। ठीक है, और इस क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू दी हुई है 0। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, देखो पहले आई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आई कंपोनेंट को भूल जाओ, तो इधर 6 इंटू म्यू
माइनस लैम्डा इंटू 27। अब जे कंपोनेंट की बात करो, जे कंपोनेंट वाले रो कॉलम को भूल जाओ, 1 इंटू 27 माइनस 2 इंटू म्यू। के कंपोनेंट क्या हो जाएगा, के वाले रो कॉलम को भूल जाओ, 2 इंटू लैम्डा माइनस 1 इंटू 6 एंड दिस इज गिवन एज 0। ठीक है, अब ये 0 के बराबर है। अगर ये पूरा 0 के बराबर है, इसका मतलब इसका आई कंपोनेंट 0 के बराबर होना चाहिए, इसका जे कंपोनेंट 0 के बराबर होना चाहिए, इसका के कंपोनेंट 0 के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि भाई 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि भाई 27 माइनस 2 म्यू शुड बी इक्वल टू 0, विच मीन्स 2 म्यू विल बी इक्वल टू 27, विच मीन्स म्यू की वैल्यू हो जाएगी 27/2। ठीक है, यहाँ से भी मुझे क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि 2 लैम्डा माइनस 6 शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि 2 लैम्डा शुड बी इक्वल टू 6, यानी कि लैम्डा शुड बी इक्वल टू 6/2, दैट इज 3। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि म्यू की वैल्यू होनी चाहिए 27/2 और लैम्डा की वैल्यू होनी चाहिए 3। अगर आपको वेरीफाई करना है कि आपने आंसर सही निकाला है तो यहाँ पे पुट करके देख लो। अगर म्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हो 27/2 और लैम्डा की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करते हो 3, तो क्या ये 0 आता है? देखो 3 इंटू 27 माइनस 3 इंटू 27 विच इज इक्वल टू 0, विच मीन्स कि बिल्कुल सही आंसर निकाला है। बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक और मुझे पूरी उम्मीद है कि वेक्टर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स हो चुके होंगे क्रिस्टल क्लियर, और मुझे इस बात की भी पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको ढेर सारे और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मुझे पूरी उम्मीद इस बात की भी है कि अधिकतर क्वेश्चन, इनफैक्ट सारे क्वेश्चन ही आप खुद से सॉल्व कर लोगे। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट हुए हैं क्रिस्टल क्लियर तो कॉमेंट्स में जरूर लिख के बताना कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।